लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग को महंगाई और टैक्स के बोझ तले दाबा जा रहा है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था और आज 83 तक पहुंच गया है। सर 2 मिनट। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इस सरकार की मौजूदा वित्तीय नीतियां पूरी तरीके से अमीरों के पक्ष में झुकी हुई है। भारत एक समाजवादी देश है जहां सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ अपने नागरिकों को पहुंचाए और उन्हें समान अवसर और सुरक्षा दे। भारत के सरकारी स्कूलों और अस्पताल की हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर बस किसानों पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। 2023-24 में भारत की 46% श्रमिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, फिर भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा करती है, लेकिन असलियत यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी में सर 1 मिनट सर, किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर लें। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। यदि सरकार इस बोझ को कम कर दे तो खेती में फायदा होगा। साथ ही साथ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा। सर, can I start, sir? Yeah. Sir, while we discuss this finance bill 2025, pardon, sir? Reached crisis level. India's unemployment rate is at 8%, the worst in 50 years. Youth unemployment is at 45.4% in 22-23. Practically every second young person in this country is jobless. Female unemployment in urban areas remain 8.4%. Unemployment among Muslims is at 9.2%. Instead of stable employment, youth forced to take into gig work and low-paying jobs. Job security is dead. Salaries are stagnant. The youth of India are being exploited. They voted for hope. What did they get in return? Betrayal, frustration, and hopelessness. Honorable Chairperson, MSME have provided employment to around 12 crore people. Now it's completely neglected. 3 crore MSMEs have been shut during demonetization and the mismanagement of GST. I represent the constituency Karur, which is the 4th largest exporter of textiles in the country. It pains me to see that all the companies have slowly shut down and thousands of people losing employment. The number of workers in the informal sector declined by 1.3 crore. Manufacturing employment reduced by 81 lakhs. As a result, manufacturing sector contribution to overall GDP has come down to 12 to 12.5%, when it is 15 to 60% in UPA government.
The government is boast about Atmanirbhar Bharat, but its import in China has increased to whopping 83%. This is make in India or made in China. Honorable Chairman, Madam, I would like to understand what kind of tax structure is this. It is blatantly robbed the poor, farmers, common people and manufacturer, but outrightly benefits the corporate. The government boasts about agriculture growth, but reality tells a different story. Over 55% of farmers drowning in debt, with an average burden of 91,231 rupees. Over 1 lakh farmers committed suicide since you assume office in 2014 up to 2022. After this no data, government has not sent any data out. Now, in the last 10 years, this government has given 26 lakh crore to the corporates in the form of bad loan waiver and corporate tax cut. Who's feeding this nation? Farmers or corporates? The government promised to double the farmers' income by 2022 and promised the legal guarantee to MSP. But now it's a forgotten promise because farmers don't buy electoral bonds to BJP. Honorable Speaker, sir, minorities in this country have systematically excluded, economically weakened, politically targeted. Pre-metric and post-metric scholarship for minority students have been slashed by 60% from 2,515 crore to just 1,689 crore. The Maulana Azad Fellowship have been completely scrapped. Funds for the Ministry of Minority Affairs reduced by 2,000 crores when compared to UPA government. This is not a development. This is an economic blockade against minorities. Honorable Speaker, Madam, there is a systematic discrimination against my state of Tamil Nadu. We are among the top performing states in the manufacturing, IT and export. We contribute significantly to the national exchequer through tax. Yet, what do we get in return? We are completely targeted, systematically discriminated and face the betrayal and unfair treatment. The government is not just neglecting Tamil Nadu, but it actively punishing us for being successful, politically independent and progressive. If we think this financial bill is an economic document, we are mistaken. This is a political weapon in the hands of ruling party used to suppress the state that do not align with the ideology of the BJP, which is divisive and hateful. I am finishing mid, madam. Tamil Nadu is a state that believes in self-respect, फेडरलिज्म, सोशल जस्टिस एंड पीपल वेलफेयर, बट दिस पर उसके लिए एक रोड मैप लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं निश्चित रूप से बजट में कुछ चीजें जो अच्छी की गई उसमें 12 लाख रुपए का भुगतान जो करते हैं, 12 लाख का पगार जो लेते हैं या जिनकी आय 12 लाख के नीचे है, उनको टैक्स फ्री करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैडम, ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय है जिसके माध्यम से आम आदमी की आय उसको टैक्स फ्री करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। जिसका सिर्फ 60,000 की आय जिसकी थी उसको टैक्स फ्री करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में था, उसको 12 लाख तक ले जाने का काम नरेंद्र जी मोदी सरकार ने करा। मैं इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से आपसे बात शेयर करते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, जजिया कर लगा करता था मुगलिया सल्तनत में, और जजिया कर के लिए उसको प्रोत्साहन देने का काम इसने, जब ये जीएसटी आया तो इसे गब्बर टैक्स का नाम दिया गया, जजिया कर का नाम दिया गया। जिस औरंगजेब का पुरस्कार ये कर रहे हैं कर्नाटक सरकार में, एक तरफ यहां विपक्ष के नेता संविधान हाथ में लेके खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक में संविधान बदलने की बात यही लोग करते हैं। मैं निषेध करता हूं ऐसी सरकार का जो संविधान को कटघरे में रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के माध्यम से दिया हुआ संविधान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान को सर पे लगा के दिल में बसा के प्रधानमंत्री जी आगे का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इनको इस पे राजनीति करनी है, और इस राजनीति का तंज कसने के लिए वो निचले स्तर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शराब बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से, कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए, जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या दो लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। मैं कुछ मांगे आपके सामने से मैडम यहां रखना चाहूंगा। नीतियां अच्छी बने तो और कारगर तरीके से काम होता रहता है। महाराष्ट्र के किसानों के लिए और डिमांड्स में यहां मैं अपने साथ सामने रखना चाहूंगा। ट्रांसपेरेंट नीतियां बनने के लिए टैक्सेशन सिस्टम में सिंप्लीफाइड पना लाने की जरूरत आपने करी है, लेकिन उसमें सर खाद का जो यहाँ है, किसानों की खाद जो है उसको और कम करने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा मुनाफा से किसानों को मिल सकता है। बहुत ज्यादा टैक्सेशन के माध्यम से, सर 2 मिनट मेरे बाकी है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। किसानों की आय बढ़ने में उसका फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% जीएसटी है, इनपुट्स के पहले 6% था, आज यहाँ 18% जीएसटी अमोनिया और रॉ मटेरियल पे लग रहा है। उसको अगर कम किया जाए तो निश्चित रूप से फर्टिलाइजर्स में उसका फायदा होगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आखिर बात मैं यहाँ करके अपनी बातों को विराम दूंगा। मैडम, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नागपुर रत्नागिरी हाईवे जा रहा है, जिसका काम अभी प्रगति पथ पर है। उस सेक्शन का एक चौकाक से ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ, ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨੂੰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2003 ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ, ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਫॉर ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਧੂਰੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ, ਚੀਮਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਕਲਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਹੈ माननीय सदस्य श्री ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਡਮ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। वेणुगोपाल जी। ਬਹੁਤ